हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी में आपको सपोर्ट करने के लिए डिटेल्ड वीडियो की सीरीज मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये पूरे सिलेबस को कवर करती है, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, सब कुछ इसी से आएगा। आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करेगी। आज इसी जो डिटेल वीडियो की सीरीज चल रही है, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले चैप्टर 14 पर है, और यहां डिस्कशन करेंगे आज पार्ट नंबर 2 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, और उसमें होने वाले इन्वॉल्वमेंट होने वाले फॉर्मूलों का और कुछ न्यूमेरिकल्स का। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपके न्यूमेरिकल्स निकलने लगे, फिजिक्स आसान भाषा में आपकी समझ में आए, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अरविंद एकेडमी नीट चैनल। इसके पहले के पार्ट और पहले की वीडियो देखने के लिए आपके लिए मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। जब भी आप फिजिक्स को सीक्वेंस में देखते हैं, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और फिजिक्स आसान लगती है। ध्यान रखिएगा, ये जो कंटेंट है ये क्वालिटी कंटेंट है। कोटा में भी आप पढ़ रहे हैं तो भी इस कंटेंट को यूज करेंगे तो जबरदस्त आपको इजीनेस, आसान लगेगा और पूरी चीज आपकी समझ में आने वाली है। तो इसका यूज कीजिए और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। चलिए बात को स्टार्ट। और हाँ, आज चैप्टर वीडियो के अंत में 3 क्वेश्चन चैलेंज भी आपको देने वाला हूं। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इसी पर बेस्ड वो क्वेश्चंस होंगे जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं। पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए और उन 3 क्वेश्चन चैलेंज को सॉल्व करके पोस्ट कीजिए, आंसर देखिए वो आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये चैप्टर 14 में मैं कवर कर रहा हूं। पहला पार्ट कर चुका हूं, आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसे शॉर्ट में केटीजी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, मीन फ्री पाथ, ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका मुझे अगर पीडीएफ मिल जाए तो बड़ी आसानी होती है। तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आपको रेफरेंस के तौर पर या नोट्स बनाने के तौर पे बड़ी आसानी से आप नोट्स बना सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके डाउनलोड करें। स्टोर सेक्शन में देखें, कई ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो आपको नीट में सिलेक्शन देने के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप डाउनलोड करके अरविंद एकेडमी ऐप को उनको देखेंगे जो आपको हेल्प करें और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकें। आ जाते हैं आज के टॉपिक पर बेटा, और ये शुरू होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैसेस। देखिए ये जो काइनेटिक थ्योरी है क्या, बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ये बोलती है, पहले तो जैसा नाम है काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी हुई है। तो गैस के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लीजिए इस कंटेनर में गैस है, इसमें जो इसके एटम मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं। इसी को काइनेटिक की बात कर रहे हैं। इसी मोशन की को लेते हुए, यानी काइनेटिक मोशन लेते हुए हम क्या करते हैं, जो गैस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या हुई, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस प्रॉपर्टी को लिंक करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से, जो कि होती है जैसे स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनके बीच का लिंकेज किस बेसिस पे हम लिंक करते हैं, इसकी काइनेटिक वाली प्रॉपर्टी से, यानी मूवमेंट वाली प्रॉपर्टी से। यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बताता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स, वी विल लिंक द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विच इज प्रेशर, वॉल्यूम, टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो कि है स्पीड, टेम्परेचर, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम। इनसे हम लिंकेज करते हैं इनका। तो चलिए आगे की बात करते हैं और समझते हैं कैसे लिंकेज किया जा रहा है। अब अगली बात है पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी। अब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसको अप्लाई करने से पहले कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ एजम्पशंस हम लोगों ने किए हैं, तभी ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हो पाता है। तो वो एजम्पशंस भी आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो काइनेटिक थ्योरी की आइडियल गैस मानते हुए पोस्टुलेट्स क्या है, ए गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स।
आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूविंग अराउंड रैंडमली, एक गैस के अंदर बहुत छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मोशन कर रहे हैं। The volume of the particles themselves is negligible compared to the volume of the gas. Most of the volume of the gas is empty space. इन्होंने कहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, मान लीजिए 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर का कंटेनर है, तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स हैं यानी एटम और मॉलिक्यूल, इनका जो वॉल्यूम है वो पूरी गैस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। गैस में अधिकतर स्पेस खाली है। अगली बात, द गैस पार्टिकल के बीच में वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, एक दूसरे से अदर स्वतंत्र होते हैं। एक गैस मॉलिक्यूल या एटम दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एटम से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स काम नहीं करता है। तो कोई भी अट्रैक्शन रिपल्शन हम नहीं लेके चलेंगे, सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस तरह का यहां पर पोस्टुलेट्स बनाई गई हैं। आगे की बात करते हैं कुछ और पोस्टुलेट्स की। नंबर 4, कोलिजन्स ऑफ द गैस पार्टिकल। जो कोलिजन होता है गैस पार्टिकल्स का आपस में और कंटेनर की वॉल से, वो पूरा इलास्टिक होता है। पूरा इलास्टिक कोलिजन का मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये जो टक्कर होगी एक मॉलिक्यूल की, क्योंकि मोशन कर रहे हैं दूसरे मॉलिक्यूल से या कंटेनर की वॉल से, ये सारी टक्करें कैसी होने वाली हैं? ये सारी टक्करें इलास्टिक इन प्रॉपर्टी हैं, जिसकी वजह से इनका टोटल काइनेटिक एनर्जी जो गैस का होता है वो कंजर्व या कांस्टेंट रहता है। इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती, क्योंकि अभी हम लोगों ने बातचीत की है कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब है ही नहीं, रिपल्शन है ही नहीं, तो काहे की काइनेटिक एनर्जी, काहे की पोटेंशियल एनर्जी? तो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू केटीजी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सारी होती है। और अभी हम देखेंगे पूरी जो काइनेटिक एनर्जी होती है यह पूरी टेम्परेचर से इसका लिंकेज साबित हो जाएगा। खैर, the average kinetic energy of the gas particles is proportional to the Kelvin temperature of the sample. यानी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, ई से दिखाएंगे, मतलब तो काइनेटिक एनर्जी से ही है, ये पूरा प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। केल्विन टेम्परेचर से प्रोपोर्शनलिटी चली जाती है केटीजी के बेसिस पर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल। ये कंटेनर की जो वॉल है, इस पे जो प्रेशर फील होता है, ये जब टक्कर मारते हैं गैस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर पे, हर दिशा में टक्कर मारेंगे तो एक साइड मैंने बताई है, इसी वजह से कंटेनर पर आपको प्रेशर महसूस होता है या प्रेशर क्रिएट होता है। तो दिस इज द रीजन, कोलिजन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स विद द वॉल। एनी पार्टिकल एट एनी पार्टिकल टाइम, पर्टिकुलर टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंट पार्टिकल्स इन गैस हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, स्पीड्स, हेंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। ये जो मॉलिक्यूल एटम है इनकी अलग अलग, ये V1 है तो इसकी V2 हो सकती है, इसकी भी अगले क्षण V3 हो सकती है, सबकी वेलोसिटीज अलग होती हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो कांस्टेंट रहती है। एवरेज समझ रहे हैं ना? किसी क्षण ये अलग होएगी, क्योंकि V1 है, किसी की V2 वेलोसिटी है, और खुद भी अगले क्षण V1 की जगह V5 हो जाएगी, उसकी बदलाव है। लेकिन एवरेज जब लेने जाएंगे तो एवरेज ये काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहने वाली है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं और प्रेशर की बात देखते हैं कि आखिर जो गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से टकरा रहा है वो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर कितना क्रिएट करेगा। वो प्रेशर यहां दिया हुआ है। अभी हम लोग एक स्पीड लेते हैं VRMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, जो क्लास 12th में अल्टरनेटिंग करंट में एक चीज आपने पढ़ी थी, RMS नंबर या RMS वैल्यू ऑफ द करंट वारंट। उसी तरह RMS स्पीड होती है। इसको क्या होती है आगे देखेंगे। तो उस ये जो V बार करके लिखा है, इसी को आप यहां पर, मैं इसको VRMS लिखना पसंद करता हूं जैसे कंफ्यूजन ना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जो प्रेशर होता है वो 1 बाई ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ना इसीलिए डेवलप की गई है कि जो हम सीधे जैसे किसी की लिखते थे
हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी काइनेटिक की, तो किसी मॉलिक्यूल की लिखनी पड़ जाए अगर, तो कोशिश यह रहती कि हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर लिख दे, इसलिए ये बनाया गया था। खैर एनीवे, वो बात की बात करेंगे। तो यहां पर जो प्रेशर क्रिएट होगा किस पर, वॉल ऑफ द कंटेनर पर, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3 m है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n है, इस कैपिटल N की जगह मैं स्मॉल n लिखना पसंद करता हूं, क्योंकि नॉर्मली कैपिटल N हम एवोगाड्रो नंबर के लिए यूज करते हैं, किताब में यूज किया तो छप गया है यहां पर, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप अगर इसको लिखना चाहें तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखना पसंद करूंगा कि ये रही प्रेशर की बात, स्मॉल p या कैपिटल P, 1/3 m स्मॉल n वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ये टोटल फॉर्मूला इस तरीके से ध्यान रखा जाए तो ज्यादा सेफर साइड है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू है, यहां लिखी m इज द मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है, और ये वी आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसी को मैंने लिखा है वी आर एम एस। ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि टेंशन नहीं होती, साफ तौर पे पता चलता रहता है, क्योंकि वी बार जो है ना हम लोग एवरेज वेलोसिटी के लिए भी यूज करते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए वी आर एम एस लिख दीजिए, बात खत्म। किताब में छपा रहता है तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, समझ रहे हैं मेरी बात। वी बार को, बार का मतलब उसके सर पे जो ये छोटू डंडा लगाया है उसे वी बार बोलते हैं, ये जो लिख रहे हो ये बार है ना, ये तो पहचानते होंगे वी बार, तो ऐसे वी बार को एवरेज वेलोसिटी में भी यूज करते हैं, तो इट इज बेटर कि हम यूज ही ना करें, यहां पर वी आर एम एस लिख दें, खेल खत्म। खैर आप समझ पाए होंगे इसकी पूरी कहानी। अब यहां पर जो है देखिए एम एन अपॉन वी क्या हो जाता है, डेंसिटी, क्योंकि ये हो गया टोटल मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, यानी टोटल मास ऑफ द गैस, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो इसको लिख दिया रो, तो इसको आप लिख सकते हो 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर ऑन द कंटेनर वॉल ड्यू टू द काइनेटिक मोशन या मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स या एटम्स। ठीक, ये समझ लीजिए शुरुआत होती है, एक बेस फॉर्मूला हमारे सामने है जो हमें पकड़ के रखना है केटीजी के लिए। केटीजी क्या है, मैंने शुरू में बताया था, मोशन, काइनेटिक मोशन की वजह से हम माइक्रोस्कोपिक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को हम जोड़ देते हैं, किससे, इसकी वेलोसिटी से जोड़ देते हैं, और भी जो उसके जो माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं उनसे इसको कोरिलेट कर देते हैं और बताना शुरू कर देते हैं। खैर, तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे, फॉर्मूला भी आप तक आया होगा। कुछ फॉर्मूले में और फेरबदल कर लेते हैं, नया फॉर्मेट पकड़ते हैं। यहीं पर देखिए क्या लिखा, P = 1/3, उसी फॉर्मूले को, ये देखिए प्रेशर का फॉर्मूला आपने लिखा था, क्या लिखा था, 1/3 m स्मॉल n मैंने यूज किया था, फिर वॉल्यूम आया था, वी आर एम एस का स्क्वायर आया था, पीछे स्लाइड में ये फॉर्मूला लिखा था। अब यहां पर इसी फॉर्मूले का हवाला देते हुए 1/3 लिखा, और ये देखिए m को अलग किया, n/v, स्मॉल n मैंने यूज किया है, n/v और वी आर एम एस का स्क्वायर। फिर इसको क्या कर सकते हैं, ये mv स्क्वायर को हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। अब देखिए ये जो हो गई, जैसे मैं आपको तो बता रहा था, ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। एक्चुअली आरएमएस का इजाद या इन्वेंशन या क्रिएशन इसीलिए हुआ है कि हम जो थ्योरी पढ़ते रहते हैं उसको उसी हिसाब से समझ लें जहां टिपिकलिटी आए। अल्टरनेटिंग करंट में भी आप यही यूज करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो एक गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, जैसे हम जानते थे, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ mv स्क्वायर की जगह बस आप क्या कर दें, हाफ m और वी आर एम एस का स्क्वायर कर दें, इसीलिए आरएमएस बना है। बस वन गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से मजा आएगा समझकर। खैर आप पकड़ पाए होंगे। अब इसी को P लिखा, 2/3 स्मॉल n यूज करूंगा मैं तो, और V और काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। फिर थोड़ा सा सिस्टम इसी को बदलाव कर लिया, 2/3 n/2, ये देखिए n/2 यहां पकड़ लिया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और काइनेटिक एनर्जी थी ये हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पर देखिए जो वैल्यू लिखी है, इतनी वैल्यू,
ये स्मॉल एन लीजिए तो एन एम अपॉन वी, ये टोटल मास है, ये टोटल वॉल्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डेंसिटी। तो इसकी जगह हम रो यूज कर लेते हैं, देखिए रो वी स्क्वायर, तो ये क्या बना 2/3 हाफ रो वी आर एम एस का स्क्वायर। ये क्या चीज है, ये है आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि यहां डेंसिटी आ गई है ना, तो बस इतनी बात और पकड़ के रखिए, जो प्रेशर है वो पर यूनिट वॉल्यूम कितना लग रहा है कंटेनर पर, वो लग रहा है 2/3 हाफ रो वी आरएमएस का स्क्वायर। अभी यहां बात खत्म नहीं होती, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, इसका जिस्ट के फॉर्मूले ध्यान करने होंगे। अब देखिए P क्या हो गया, जो पीछे फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला अभी जो निकाला है वो क्या लिखा था, P इज इक्वल टू 2/3 और यहां लिखा था हाफ रो वी आर एम एस का स्क्वायर बेटा जी। तो ये आप क्या लिख सकते हैं, ये है दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो समझा था हमने। तो इसको 2/3 लिखा और यहां पर देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख दिया, दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको लिख देते हैं P इज इक्वल टू 2/3, इसको रिप्रेजेंट इतने हिस्से को, इतने को पूरे को E लिख दिया। ये E क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल तो हो ही नहीं रही काइनेटिक एनर्जी KTG के हिसाब से। तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर E मोल हमारी 1 मोल की एनर्जी हो, ये ध्यान इसीलिए मोल लिख दिया है, ई मोल बी द एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो यहां प्रेशर कितना बन जाएगा 2/3 ई मोल अपॉन वी, क्योंकि यहां पर ई क्या था, एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए ई मोल लिखा, 1 मोल की एनर्जी, और उसी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसके बाद, ये बहुत काम का है और हम याद रखेंगे। तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जो V है ये यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो PV इज इक्वल टू 2/3 ई मोल। अब हम गैस इक्वेशन से जानते हैं PV इज इक्वल टू RT होता है 1 मोल ऑफ गैस के लिए, आप ये जानते हैं। नॉर्मली आप लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल, PV इज इक्वल टू RT। अब इसी को यहां पर हमने इस्तेमाल कर लिया है, बड़ी अच्छी बात की भाई। अब ई मोल इससे निकालो तो ई मोल कितना आ गया 3/2 RT, 3 इधर 2 इधर। अब ये जबरदस्त फॉर्मूला है और हमें ध्यान रखना होगा कि 1 मोल ऑफ गैस की अगर हम एनर्जी निकालने जाएं तो वो होगी 3/2 RT। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भाई ये तो गैस कांस्टेंट है, कैपिटल आर फिक्स होता है, केवल टेम्परेचर की बात रह गई एब्सोल्यूट की। तो ई मोल जो है यानी गैस का 1 मोल गैस का जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, या यहां तो टोटल एनर्जी ही लेंगे, वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। लिंकेज हो गया टेम्परेचर का एनर्जी से, बड़ी अच्छी बात हो रही है, ठीक। तो ये यही तो केटीजी करता है और ये कर रहा है आपको, जो लिंकेज स्टैब्लिश करता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के अंदर। यहां 1 मोल गैस की बात की है, अभी कुछ ही देर बाद हम देखेंगे 1 मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है। यहां पर 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल पकड़ते हैं आप, अवोगाद्रो नंबर के बराबर है ना। अवोगाद्रो नंबर आपको याद होगा, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू रख देते हैं उसकी, ठीक है साहब। तो 1 मोल के लिए 3/2 RT है और 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी बाई होगी, मैं यहां लिख ही देता हूं, ये मोल है और ये मॉलिक्यूल लिख देता हूं। उसके लिए आती है, अभी हम पढ़ेंगे, 3/2 KT हो जाएगी। ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसलिए लिख रहा हूं कि दिमाग तक आपके पहुंच जाए। ये है आपका मोल, इसको मॉलिक्यूल नहीं समझना है, ये क्या लिख गए, मोल है, मोल है और ये मॉलिक्यूल है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये गैस कांस्टेंट। ये बात पकड़ी जाए फिर आगे की हम लोग चर्चा करते हैं। मेरे ख्याल से ये बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पकड़ना जरूरी है। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन ना हो तब तक दिमाग पूरी तौर पे, ये एक स्पार्क होता है न्यूमेरिकल, जो झटका देता, जो पढ़ा हुआ आया क्या तो ये आप कर लेंगे तो मतलब
बिल्कुल मजा आ गया। इफ द मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज हाफ्ड, मास को कर दिया है आधा, तो m1 की वैल्यू अगर मैं m लेके चलूं तो m2 की वैल्यू मैं कितना लेना चाहूंगा, m/2। बड़ी अच्छी बात है। एंड स्पीड इज डबल, पहले की स्पीड v1 अगर v ले रहा हूं तो v2 की स्पीड मैं ले लूंगा 2v। फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहे उसको मैं n ही पकड़ लेता हूं। और देखते हैं किस चीज की, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ऑल्सो सेम, v ये वेलोसिटी है, सेम। क्या सेम है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर और टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सेम। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है 1/3, P1 की बात करूं तो इसको लिखते हो मास ऑफ द मॉलिक्यूल n1 अपॉन n1 की जगह दोनों में n यूज कीजिए, सेम वही लेके चल रहे हैं नंबर ऑफ, और ये रहा वॉल्यूम v ही ले लेते हैं, और ये रहा v1 का स्क्वायर। इसी तरह मैं P2 का जिक्र करूंगा तो 1/3 m2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही, वॉल्यूम उतना ही है, और ये रहा v2 का स्क्वायर। बात पकड़ में आई होगी। अब हम P1 अपॉन P2 कर देंगे, यहां पर P1 अब P2 कर दो, सारी कॉमन वैल्यूज कट जाएंगी, आएगा m1 अपॉन m2, और साथ में ये जो ये v1 स्क्वायर अपॉन v2, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, तो m1 बाई m2 क्या हो जाएगा, m अपॉन m/2। मैं यहां से सीधे ज्यादा झंझट नहीं करता हूं, m1 बाई m2 निकाल लेता हूं, तो m1 को m2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहां पे वेलोसिटी का ले लोगे v1 अपॉन v2, तो ये आ जाएगी 1/2। इन दोनों वैल्यू को इसमें मैं पुट कर देता हूं, तो P1 अपॉन P2 क्या रहा, m1 अपॉन m2 की वैल्यू 2 हो गई, और v1 अपॉन v2 हाफ था तो हाफ का स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल आपके नीट में बहुत मोहब्बत से पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन में नहीं, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सुटेबल क्वेश्चन है आपके नीट में आने के लिए। खैर आप समझ भी गए होंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। तो मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, आगे की चर्चा हम लोग जारी रखते हैं। तो मेरे ख्याल से आप अब तक नोट कर पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। तो इसमें देखिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जिस्ट जो पकड़ना था वो पकड़ा देता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन को आप जानते थे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं आप, फॉर 1 मोल, यानी n इज इक्वल टू 1 पुट करते ही ये पीवी इज इक्वल टू आरटी हो जाता है कहानी। ये तो गैस इक्वेशन हो गई। अब जैसा मैंने पीछे आपको बताया था, यहां पर भी चीजें लिखी हुई होंगी, उसको भी आप समझ सकते हैं। एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को यहां डिफाइन किया गया है, उसको मैं लिख देता हूं। यहां पर अगर आप 1 मोल के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आया है, अगर इसको हम लोग आर को एवोगाद्रो नंबर से ए लिख देता हूं, डिवाइड कर दें अगर हम लोग, है ना, तो यहां पर ये आर बाई एन ए वैल्यू बन जाती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको नॉर्मली के भी लिख देते हैं, चाहे आप के भी लिखिए, इसको एन भी लिख देते हैं एन ए की जगह, तो पकड़े रहिएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाती है के बी टी, तो पीवी इज इक्वल टू यहां पर एन ए से डिवाइड किया तो एन ए से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहां पर एन ए इंटू के बी टी, और के बी यहां पर क्या है, हियर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी या कभी के लिखते हैं, ये आर बाई एवोगाद्रो नंबर है, इसको बस पकड़ के रखिए। तो ये पीवी इज इक्वल टू, एक और रिलेशन आ गया हमारे पास, एन ए के बी टी, यहां पर ये नंबर ऑफ वही एवोगाद्रो नंबर है और केबीटी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस इक्वेशन को पकड़ के रखें। दोनों की जो वैल्यूज है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 1.380 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन, और गैस कांस्टेंट आर की 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको भी याद रखें, कई बार नहीं दिया होता तो सीधे इस्तेमाल कर पाएंगे। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है आर अपॉन एन ए के बराबर होता है। इस पूरी कहानी को ऐसे ही पकड़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और
सवाल की तरफ रुख करते हैं। ऑक्सीजन इज फिल्ड इन ए क्लोज मेटल जार ऑफ वॉल्यूम 10 की पावर -3 मीटर क्यूब एट ए प्रेशर ऑफ दिस 1 पास्कल। एक कोई मेटल जार है, क्लोज जार, इसके अंदर गैस आपने भर दी है, और कौन सी गैस? ऑक्सीजन भरी है। ऐसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे और इसके में कुछ पैरामीटर्स हैं। इसका जो वॉल्यूम है बेटा, वो समझाने के लिए मैं फिगर अगर बना रहा हूं, आप भी तेजी से करेंगे तो प्रैक्टिस ले सकते हैं। और इसका जो प्रेशर है वह है 1.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, एंड टेम्परेचर 400 केल्विन, और इसका टेम्परेचर है 400 केल्विन साहब। द जार हैज ए स्मॉल लीक इन इट। यहां कहीं छेद कर दो एक में, चलो यहां छेद कर देते हैं। अब यहां से गैस निकलने लगी, लीक कर देंगे तो फिर क्या होगा? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस वन। यहां पर जो प्रेशर बाहर का है, जिसे हम P0 से कह देते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10 की पावर 5 पास्कल। एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यहां पर जो दूसरी कहानी, इसको मैं P2 कह देता हूं। T2 जो टेम्परेचर है यहां पर, वो 300 केल्विन का है, बाहर का टेम्परेचर। अच्छी बात है। Find the mass of the gas that leaks out by the time the pressure and the temperature inside the jar equalizes with the surrounding। ये देखिए, गैस यहां से निकलती रहेगी कब तक? जब तक अंदर और बाहर का प्रेशर ना बराबर हो जाए। यानी इसका जो फाइनल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होना चाहिए, तभी निकलना, द प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो गैस का फ्लो बंद हो जाएगा, और टेम्परेचर भी इसके इक्वल हो जाए। ये कहानी है। तो ये पूछ रहा है कितना मास, फाइंड द मास, कितनी गैस लीक कर जाएगी, ये हमें निकालना है। तो देखिए कितने तरीके से निकालेंगे। पहले के लिए हम ये निकालेंगे कितने नंबर ऑफ मोल लीक किए हैं, और नंबर ऑफ मोल निकला, उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, पूरा करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं पहले इक्वेशन यूज करता हूं, गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसके अनुसार P1V इज इक्वल टू N1R T1 कह देता हूं। ठीक, बढ़िया। और अभी का जो वॉल्यूम है उसको मैं, ये वॉल्यूम तो सेम ही, गैस लीक भी कर जाएगी तो भी वॉल्यूम सेम रहने वाला है, तो मैं इसको V लेके बैठा हूं। समझ गया हूं ना? V1 बराबर अंदर का गैस का, भाई कुछ मॉलिक्यूल निकल भी जाएंगे तो गैस फैल जाती है, वॉल्यूम तो सेम लेके चलेगा। तो यहां पर N1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? P1V अपॉन RT1। अब इसी तरीके से बात करते हैं T2 के लिए। जब ये लीक कर गई उसके बाद जो प्रेशर की कहानी रही, तो P2 इंटू V, वॉल्यूम वही, N2RT2, ये नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, लीक करने के बाद कितने बचे? वो N2 हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके हिसाब से हमारा N2 कितना आ गया? P2V अपॉन RT2। बढ़िया बेटा। अब हम कितने मोल निकल गए? N1 थे पहले के, N2 है बाद के बचे हुए, तो नंबर ऑफ मोल लीक्ड, नंबर ऑफ मोल लीक्ड कितने हुए? N1 माइनस N2, जिसे हम डेल्टा N से भी कह सकते हैं। बिल्कुल समझ में आती है बात? घटा मारी है यहां पर, तो डेल्टा N की वैल्यू कितनी आ गई? N1 में से N2 घटाएंगे तो P1V अपॉन RT1 माइनस P2V अपॉन RT2। जो जो चीजें कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, तो V बाई R कांस्टेंट है। P1 अपॉन T1 माइनस P2 अपॉन T2, ये एक्सप्रेशन बन गया। वैल्यू रख देनी चाहिए यहां पर। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू के लिए वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम कितना था? 10 की पावर -3। और R की बात करेंगे तो R को लिख सकते हो 8.31 गैस कांस्टेंट। प्रेशर 1 की बात करेंगे P1, तो विच इज 1.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। टेम्परेचर की बात करोगे तो इसका 400 था, माइनस P2 की बात करोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर T2 हो जाएगा 300 केल्विन। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगी 5.02 इंटू 10 की पावर -3,
ये आ गया इतने मोल्स लीक किए हैं। अब जो मोल्स लीक किए उनका मास निकालना है, तो बहुत ही आसानी से उनका मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ गैस लीक्ड, वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वैल्यू रही 5.02 इंटू 10⁻³ इंटू 32 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको और ये आ जाएगा 0.16 ग्राम। ये आपका बेटा आंसर आ गया। इस तरह से सवाल हो सकते हैं। अच्छा सवाल है जो आपकी समझ में आ भी गया होगा। इसको आप नोट कर लें जिससे कि आप पढ़ते वक्त इसका फायदा उठा सके। मैं इसको नीचे लाता हूं और जिससे आपको पकड़ने में आसानी हो। ये लीजिए, मैं हट जाता हूं, इसको बेटा नोट कर लें आप। मेरे ख्याल से आपने नोट किया होगा अब तक। थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूं, पूरी चीज आप तक आ जावे। ये इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। आगे की बातचीत देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। अब क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इन गैसेस स्टेट मॉलिक्यूल्स टेंड टू मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज और डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी ये जो मॉलिक्यूल है, ये मान लीजिए इधर जा रहा है V1 से, उसी का एक दूसरा भाई है जो इधर भाग रहा है V2 से, एक तीसरा भाई है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है V3 से। तो डायरेक्शंस भी देखिए गैस मॉलिक्यूल्स के अलग अलग हैं और इनकी वेलोसिटीज भी अलग अलग है। तो इस बेसिस पर इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है और भी वेलोसिटीज क्या है, हम बेसिकली 3 कैटेगरी करते हैं वेलोसिटी की, और तीनों कैटेगरी का नाम और फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन देयर आर मेन 3 काइंड्स ऑफ कैटेगरीज या 3 काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कितने तरह की हो गई, 3 तरह की। कौन कौन से 3 तरीके की हो गई वो देखिए। तो एक हो जाता है पहली एवरेज वेलोसिटी। अभी समझेंगे एक एक, जिसको हम नॉर्मली V बार से भी दिखा देते हैं या कई जगह हम V एवरेज भी लिख देते हैं। ये ठीक से लिखा नहीं है, हटो भाई। V एवरेज। दूसरी बात करें अगर हम लोग, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो बातचीत हम लोग कर रहे थे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे आप कई लोग VRMS से जानते हैं, कई लोग U लिख के भी इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तीसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल, तीनों की बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसे आप लिखते हैं V मोस्ट प्रोबेबल या फिर U करके भी मोस्ट प्रोबेबल लिखते हैं। ये 3 तरह की वेलोसिटी है। एक एक करके हम ये जानेंगे कि ये जो वेलोसिटीज हैं इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, और हमको ध्यान भी रखना है। समझ गए ना। ये कहानी कैसी थी कि एक गैस के अंदर एक जो मॉलिक्यूल होता है उसकी डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में चलता है, डिफरेंट वेलोसिटी से चलता है। ऑन दिस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। तो चलिए पहले एवरेज वेलोसिटी की बातचीत करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, इट इज द अरिथमेटिक मीन, जैसा हम एवरेज लेते आए हैं आज तक। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर V1, V2, V3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज हैं, तो सबको जोड़कर जितने मॉलिक्यूल पकड़े उससे डिवाइड कर दो। आज तक जो एवरेज लेने का हमारा तरीका रहा है अरिथमेटिक मीन, उसी तरीके से तो इसे बोल देंगे अरिथमेटिक मीन, मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और ये इसका टेम्परेचर से जो रिलेशन होता है, जैसे V बार है तो एवरेज वेलोसिटी है, इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि वहां पर RMS लिखना ज्यादा बेहतर होता है। इसका 8 RT/πm रूट के अंदर, m है आपका मोलर मास इन kg मोल,
तो ये किलोग्राम मोल में पर मोल जितना किलोग्राम रख रहे हो वो रखेंगे 8 RT अपॉन पाई एम रूट के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, ये एवरेज वेलोसिटी आती है आफ्टर डूइंग कैलकुलेशंस, और इसी को चेंज कर दोगे तो अंडर रूट आ जाता है 8P अपॉन पाई रो। वो PV इज इक्वल टू RT गैस लॉ लगा दिया है, तो RT की जगह PV रखेंगे और V को M अपॉन V कर लेंगे तो रो आ जाएगा, है इसी से निकला हुआ। 8P फॉर प्रेशर, रो फॉर डेंसिटी, और उसके बाद फिर इज इक्वल टू 8, और प्रेशर को आपने रिलेट कर दिया है KT वगैरह से, तो 8 KT अपॉन पाई एम। ये तीनों फॉर्मेट याद होने चाहिए जिससे तेजी से निकाल पाए, सवाल आते ही जंप कर जाएं और आसानी से निकाल पाए। तो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब ये एवरेज वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर के हिसाब से एक टेम्परेचर पर ये एवरेज पकड़े रहते हैं, इतनी है। टेम्परेचर बदलेंगे तो एवरेज वेलोसिटी बदल जाएगी। खैर यहां देखते हैं ये कहानी क्या बता रहे हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ और एवरेज स्पीड आएगी और किसी और टेम्परेचर पे कुछ और स्पीड आएगी। तो यहां बातचीत करते हैं, एक मोल नाइट्रोजन, क्योंकि मोल लेना पड़ेगा ना, तो एक मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसका एक मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 14 ग्राम। अब इसको केजी में चेंज करेंगे क्योंकि केजी पर मोल रखना है अपने को, 10 की पावर -3 kg। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो होता है V बार इज इक्वल टू अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई एम। अभी देखा था, इसी में वैल्यूज हम पुट कर और टेम्परेचर निकाल लो, टेम्परेचर 27 पे, तो T कितना हो गया 273 प्लस 27 डिग्री एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये होगा 300 केल्विन। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं। वी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, अंडर रूट 8, R का मतलब 8.31, टेम्परेचर 300 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 और मॉलिक्यूलर मास है 14 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आती है 673.72 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो ये देखिए बहुत सरल है, लेकिन अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता या वो ये सेंस नहीं समझ रहा है कि इसमें पर किलोग्राम पर मोल रखना है, वो गलती कर जाएगा। और सवाल आपके यहाँ ऐसे सवाल एकदम टहलते रहते हैं, कब पेपर में मिल जाए मालूम नहीं, और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करते ही पूरे नंबर आपके हैं। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे की चर्चा करता हूं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। मेरे ख्याल से ये आप नोट कर चुके होंगे। अगली बातचीत करता हूं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या रहती है, क्या इसका मतलब है और क्या फॉर्मूला है। तो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स। ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स का मीन है और इसका स्क्वायर रूट है, इसलिए बोल रहे हैं रूट मीन ऑफ द स्क्वायर्स। देखिए कितना बढ़िया, इसको याद भी रख सकते हैं, RMS रूट मीन स्क्वायर। ये क्या मतलब है इसको, देखिए यहां पे रूट के बाद ये ऑफ, ये मीन ऑफ स्क्वायर्स। ये मीन ऑफ स्क्वायर्स एक चीज हो गई। मीन ऑफ स्क्वायर्स का मतलब ये जो स्क्वायर ले रहे हो इसका मीन, एंड सो ऑन, 3 है तो 3, ये हो गया स्क्वायर्स का मीन और इसका रूट, तो ये आप हो गया रूट मीन स्क्वायर। इस तरह से ब्रेक करके पढ़ेंगे तो हर जगह याद करने से बच सकते हैं, कई जगह याद करने से बच सकते हैं। हर जगह तो नहीं बोलना चाहिए, कई चीजों तो याद करनी ही पड़ जाती हैं, और आप तो धुआंधार याद करते ही हैं, तो आपके लिए कोई अजीब सी बात नहीं है। खैर आप ये समझ गए होंगे RMS, और कॉन्सेप्ट की बात मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं कि इसको इसीलिए बनाया गया था कि जो हम चीजें पढ़ते हैं वो एक रूप में रहे, एनालॉगस रहे, उसी तरह से रहे। खैर वो बात छोड़ देते हैं, यहां पकड़ते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन की कहानी से। VRMS का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट 3 RT अपॉन M। हम इसमें सब चीजों को पहचानते हैं, RT M वगैरह, अंडर रूट इसी को RT को PV लिख देंगे तो PV अपॉन M चला जाएगा। और फिर देखिए यहां अंडर रूट लिखा 3P अपॉन M अपॉन V विथ 3P अपॉन D। यहां पर जो P है वो प्रेशर है
और डी है डेंसिटी। इस तरीके से इस फॉर्मूले को ध्यान रखना होगा और इस पे न्यूमेरिकल भी करते हैं। इन ए कंटेनर टू गैसेस नियॉन एंड ऑर्गन आर फिल्ड। एक कंटेनर में दो गैस फिल की गई हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें निकालनी है इन दोनों का रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू गैसेस। ये मॉलिक्यूलर कहानी दे रखी है और ऑर्गेनन की कहानी दे रखी है और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जानते हैं भी कि VRMS की कहानी क्या देखी थी हमने, √3RT/m पिछले वाले फॉर्मूले से। तो यहां से हम क्या रेफरेंस निकाल पाए कि V इज अ स्क्वायर अगर कर दें तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/m के। ये देखिए स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा और ऊपर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को फिक्स कर दें पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो 3RT फिक्स हो गया, m ही तो वेरी किया। तो VRMS square is proportional to 1/n for a particular temperature. For a particular temperature. ठीक, ये कहानी इधर हो गई। अब इसी को इन दोनों के लिए लगा देते हैं। तो VRMS का स्क्वायर नियॉन का और आर्गन का लिख दीजिए AR। तो इसकी वैल्यू हो गई m ऑफ AR और ये उल्टा है ना इसलिए पलट के आर्गन वाला ऊपर और नियॉन वाला नीचे। और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, ये बल्कि मैं इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, स्क्वायर है तो ऐसे लिख देना चाहिए। तो VRMS की वैल्यू अगर मैं बात करूं नियॉन और भाई साहब ये रहा आर्गन और ये वैल्यू रही रूट। इन दोनों की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास था 39.9, दूसरे वाले का है 20.2 और ये अप्रोक्सीमेटली फिगर आ जाएगी 1.42। ये आपका बेटा आंसर आ गया है। इस तरह इसको आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगला सवाल एक और लगाएंगे। ऐसे सवाल इस तरह बड़े प्रेम से किए जा सकते हैं, आपके यहाँ भर भर के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। खैर आपने कर लिया होगा, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा, एक सवाल और लेते हैं। व्हाट इज द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस? द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन इज 32। आप जानते हैं VRMS जब निकालते हो √3RT/m हमें चाहिए होता है। R हमको पता ही है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर एब्सोल्यूट चाहिए, दे रहा है 127 डिग्री यानी 273 प्लस 127 यानी 300 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 32 ग्राम पर मोल हमको चाहिए केजी में, तो 32 इंटू 10 की पावर -3 केजी पर मोल। अब सीधे इसकी वैल्यू रख देते हैं। VRMS √3 8.31 इंटू T है 300, M कितना है 32 इंटू 10 की पावर -3। तो ये बेटा कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो 4.83 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी सवाल में दम नहीं है लेकिन आना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग वेलोसिटीज के आगे पढ़ेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज को आप तब तक नोट कर लीजिए, फिर मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया होगा, स्क्रीन पूरी दिख गई होगी आपको। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात हम लोग करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या है? इट इज द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लाता है, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर ये सब ग्राफ राफ बनते हैं, वो बात छोड़ देते हैं। अपने लिए मतलब क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं एक गैस के अंदर, इनमें से अलग अलग वेलोसिटीज सबकी होती हैं, लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल की क्या वेलोसिटी होगी? मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज्यादा संभावित
स्पीड मॉलिक्यूल्स की क्या है। समझ में आ रहा है ना। मोस्ट प्रोबेबल का हिंदी मतलब हो गया सबसे ज्यादा संभावित या संभावना किसकी ज्यादा है। तो v मोस्ट प्रोबेबल हो जाता है √2RT/m। ये फॉर्मूला है, बस बहुत सरल है। आरएमएस में 3RT/m था, इसमें 2RT/m है रूट के अंदर, और इसी को फिर √2v/m और फिर 2p/d। और तीनों वेलोसिटीज के अगर रेशियो हम निकाल लें, v आरएमएस, v एवरेज, v मोस्ट प्रोबेबल, तो डिवाइड करके लिख देंगे, आ जाएगा √3/8/π/√2। और फिगर्स में लिखेंगे, इसको भी ध्यान रखिए क्योंकि बहुत तेजी से निकालने में काम आता है। √3/√2.5/2। ये तीनों का रेशियो है, आरएमएस का, फिर एवरेज का और फिर मोस्ट प्रोबेबल का। ये रेशियो आपका आता है। चलिए आगे की एक न्यूमेरिकल इस पे बनाते हैं जिससे हमें क्लैरिटी काफी बेहतर मिल जाएगी। तो कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर भी निकालो, एवरेज भी निकालो, मोस्ट प्रोबेबल, तीनों निकालो, ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए होगा वो 32 ग्राम पर मोल होता है। केजी में लिख लेते हैं 0.032 किलोग्राम पर मोल, इसका पर किलोग्राम में डालते हैं। टेम्परेचर 27 था तो 273 में 27 जोड़ दीजिए, 300 केल्विन का मामला है। पहला लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS, इसकी वैल्यू होती है 3RT/m। रूट लिखा, 3 लिखा, 8.31 गैस कांस्टेंट, और ये रहा 300, और m की वैल्यू रही 0.032। ये वैल्यू कितनी आ गई? 483.6 मीटर पर सेकंड। ये रहा पहला आंसर। अगला भी निकालते हैं। अगला ये पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या थी? v बार से दिखा, एरो लगा दिया, v बार से दिखा रहे हैं, एरो मतलब वेक्टर हो जाएगा 8RT/πm। ये वैल्यु हो गई कितनी? 8 × 8.31, टेम्परेचर 300 अपॉन πm यानी 3.14 × 0.032, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 445.6 मीटर पर सेकंड। ये आपका एवरेज आ गया। ये रहा आंसर। तीसरा वाला करते हैं बेटा, मोस्ट प्रोबेबल। इसकी वैल्यू होती है √2RT/m। तो इसको भी पूरी वैल्यू रख दीजिए, 28.31 × 300 अपॉन 0.032, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 394.8 मीटर पर सेकंड। देखिए, एक तो ये पूरी वैल्यू रख के तरीका है, वरना क्या कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन ना करना हो, इस रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर मान लीजिए पहले हमने निकाली थी VRMS, निकाल लिया आपने। अब आपको V एवरेज निकालनी, तो VRMS अपॉन V एवरेज, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसका रेशियो होता है √3/√2.5। तो अगर आपको V एवरेज निकालना है अब, तो आप क्या करेंगे, √2.5 अपॉन √3 को VRMS से मल्टीप्लाई कर दीजिए। VRMS निकाल चुके हो, √2.5 अपॉन √3, 3 लग रहा है क्या? ये आंसर आ जाएगा। इनकी वैल्यू थोड़ी याद हो या फटाफट करके कर सकते हैं। इसी तरीके से आप V मोस्ट प्रोबेबल भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हो। मुझे समझाना था इसलिए ये पूरी चीज करके भी निकाल सके। इट इज अप टू यू, जो भी शॉट आपको प्रैक्टिस में आ जाए या आपको कन्वीनियंट लगे वही अच्छा। हर खिलाड़ी की शॉटें अलग होती है, कोई स्क्वायर कट मारता है, कोई धोनी स्टाइल हेलीकॉप्टर शॉट मारता है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्संस।
है ना। अब विराट कोहली ने हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मारते हैं, और धोनी साहब फेमस है हेलीकॉप्टर शॉट के लिए। खैर, आप समझ पाए होंगे, आपको जो सूट करे, जो आपके हिसाब से बने, वही सबसे बढ़िया। लेकिन चीजें पता होनी, मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर हमारा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, या काइनेटिक प्रॉपर्टी जो रहती है मॉलिक्यूल्स की, उस पर क्या असर डालता है। देखिए, पूरी ये चर्चा तीन झाम की गई है, इसका निचोड़ क्या है जो मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, इधर लिख दिया है मैंने इस पूरी कहानी को इधर, और 2 लाइन में आपका काम बन जाएगा। तो क्या कहानी है, पर मोल आपका एनर्जी कितना रहता है, 3/2 RT। आर है गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी एक मोल का एनर्जी जो लेंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसकी वैल्यू होती है 3/2 RT। और एक मॉलिक्यूल का जब लेंगे, ये देखिए पर मॉलिक्यूल, तो यहां पर गैस कांस्टेंट की जगह से हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ई मोल है और ई पर मॉलिक्यूल निकालना है। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, वो गाद्रो नंबर के बराबर, इसको डिवाइड कर दिया और ये के आ गया अपने आप। कौन सी इसमें तीन झाम करने की जरूरत है भाई, एक मोल में अवोगाद्रो नंबर के बराबर पूरे एक मोल का एनर्जी पता था, नंबर ऑफ अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड मार दिया, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी हमको पता चल गया। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या हमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है कि अगर एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी है केटीजी के हिसाब से, वो जो एनर्जी है वो 3/2 केटी के बराबर है पर मॉलिक्यूल, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर यहां टेम्परेचर की वैल्यू आप 0 पुट कर दें, तो व्हाट विल हैपन, E बिकम 0। और E है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट 0 पर या 0 केल्विन पर हमारा जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, वो सीज कर जाता है। सीज करने का मतलब वो मूवमेंट नहीं होगा, यानी सारे मॉलिक्यूल्स गैस के रुक जाएंगे। कहां पर, 0 केल्विन पर। यह बात इससे साबित होती है, इस तरीके से आप कॉन्सेप्चुअली 0 केल्विन को या एब्सोल्यूट 0 को डिफाइन भी करते हैं कि एब्सोल्यूट 0 वो वैल्यू है जहां पर सारे मोशंस मॉलिक्यूल्स के स्टॉप हो जाएं, सीज कर जाएं, रुक जाएं। बस कितना आसान है ये सब। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज द टेम्परेचर at which translational kinetic energy of a gas molecules becomes 0, that is at which the molecular motion ceases altogether। आप समझ पाए, मैंने आराम से समझा दिया। ये 3-4 बातें आपके दिमाग में होनी बड़ी आवश्यक है। खैर, आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। इस पे एक छोटा सा सवाल बनाते हैं जिससे स्पार्क पैदा हो दिमाग में। At what temperature the kinetic energy of a gas molecules is half of the value of 27 डिग्री टेम्परेचर। तो T1 की वैल्यू है 27 डिग्री, तो 27 + 273 एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया भाई साहब 300 केल्विन। और काइनेटिक एनर्जी पहले क्या होती है 3/2 KT। ये किसकी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, ऑफ ए गैस, एक गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, 1 मॉलिक्यूल लिख देते हैं, आपके दिमाग में घुस जाइए। ठीक है, अब यहां ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू T आ चुका है, तो मैं यहां पे कह दूंगा E1/E2 की वैल्यू हो जाएगी T1/T2। कोई समस्या नहीं है। पहले एनर्जी थी E, बाद में हो गई है E का आधा। पहले टेम्परेचर था 300 और बाद का टेम्परेचर हमको पता नहीं है। ये दोनों कट के आ गया 2, इससे क्या हो गया 2 ऊपर चला गया और ये आ गया 300/T2। तो यहां पर आपको दिख रहा है T2 कितना आ गया 150 केल्विन। अब आप केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 150 और 273 -123 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर आ गया बेटा, बस बात खत्म हो गई। तो ये आपने केल्विन को चेंज कर लिया भाई। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं 273 जोड़ते हैं, और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो हम लोग
केल्विन में 273 घटा देंगे तो -127 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग एक सवाल और बनाएंगे न्यूमेरिकल। मेरे ख्याल से आप 2-4-5 सेकंड हो गए हैं, इसको पॉज करके नोट कर पाए होंगे। अगली बात देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे कि क्लैरिटी हमारी बढ़िया बन जाए। तो ए टैंक यूज्ड फॉर फिलिंग हीलियम बैलून्स हैव ए वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब and contains 2 moles of the helium gas as at 20 degree centigrade, assuming that the helium behaves like an ideal gas. ठीक है, what is the total translational energy of the molecules of the gas? टोटल बात कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल की, तो पूरे की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ट्रांसलेशनल वही टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 nRT। देखिए टोटल बोला है ना, अगर 1 मोल की बोलता, यहां पर दिखाऊं, फॉर 1 मोल आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी, Ke = 3/2 RT फॉर 1 मॉलिक्यूल, याद दिला रहा हूं, पढ़ी थी 3/2 KT। ये क्या है? फॉर n मोल्स। कितने मोल हमको पता नहीं है अभी, तो ये 1 मॉलिक्यूल, ये n मोल्स, और ये सॉरी ये 1 मोल, ये n मॉलिक्यूल्स, अरे ये है 1 मोल के लिए, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए, और n मोल्स के लिए ऊपर वाला। ठीक है, तो अब यहां पर स्मॉल n की हमको चाहिए और शायद दिया है 2 मोल्स। हियर n = 2 मोल, और टेम्परेचर भी दे रखा है जो कि है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 + 273 विच इज इक्वल टू 293 केल्विन। मेरे ख्याल से बात आप समझे, ये वैल्यूज यहां पर पुट कर देनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3/2, n की वैल्यू हो गई 2, r हो गया 8.31, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया 293। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आएगी 7.3 × 10⁻³ जूल। ये एक आंसर बना पहले वाला, बहुत ही आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। आपको मैंने सारा फंडा समझाया जिससे आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो पाए। अगली बात, व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल? ध्यान देना, पर मॉलिक्यूल का सीन इससे होता है ईच मॉलिक्यूल का। तो नंबर 2 Ke पर मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला लगेगा 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी। तो ये वैल्यू रही 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 293 एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको सॉल्व कीजिए, 6.07 इंटू 10⁻21 जूल। ये आपका आ गया 1 मोल का, 1 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से सवाल हो जाएगा, थोड़ा फंडा क्लियर रखना पड़ता है, बस इसको नोट करिए। और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मीन फ्री पाथ। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलते हैं एक कदम और आगे। अब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो मीन फ्री पाथ होता है उसका मतलब क्या है। मतलब ये कि देखिए, ये जो मैं मॉलिक्यूल को बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये मॉलिक्यूल मान लीजिए, ये कई सारे मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल इससे मोशन में जाके टकराता है, और टकराने के बाद यहां इसकी टक्कर हो गई, और टक्कर करके इधर भागा, फिर ये टक्कर हो गई इसी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल नंबर 1 था, ये 1 यहां पहुंचा है, ये 2 था, और ये 3 है, ये फिर 1 यहां पहुंचा है। बात पकड़ में आ रही है ना? तो ये एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में जो पाथ इसने ट्रेवल किया, इसी को बोलते हैं फ्री पाथ। भाई टक्कर नहीं हुई तो फ्री है टक्कर जब होती तो काहे का फ्री? आपका रोज एग्जाम हो तो काहे की शांति, है ना? तो ये टक्कर, उसकी 2 टक्करों के बीच में जो पाथ मिला है वो फ्री पाथ है। ऐसे ही ये पाथ, बहुत सारी टक्करें होंगी, लेकिन ये पाथ बराबर तो होंगे नहीं। कौन सा मॉलिक्यूल कहां है क्या मालूम? आप एक रोड पर अपनी स्कूटी चला रहे हैं, अब उसमें
साइकिल वाला पास मिलता है, कार वाला कहाँ मिलता है, कौन कहाँ मिलता है, क्या मालूम, अगड़म बगड़म आ रहा है अपने हिसाब से। और रोड पे तो भाई साहब फिर भी कुछ स्थिति ठीक है कि रोड पे आ रहा है, इनकी स्थिति में तो कहीं से भी आ रहा है, चारों दिशाओं में कहीं से टपक सकता है। ये ड्राइव कर रहे हैं कार अपनी मॉलिक्यूल। अब जो टक्करें होती रहेंगी, एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच का डिस्टेंस विच इज फ्री पाथ, और तीसरी टक्कर जब होगी या दूसरी टक्कर जब होगी तो वो कब होएगी, कितना पाथ फ्री मिलेगा मालूम नहीं। इसलिए सब सारे फ्री पाथ का जब मीन ले लेते हैं तो उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। कभी छोटा पाथ फ्री पाथ, कभी बड़ा फ्री पाथ, सबका मीन ले लिया तो मीन फ्री पाथ। तो आप ये समझ गए कि मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं। तो द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। इसको कैलकुलेट कर लिया है हमारे साइंटिस्टों ने कि कितना मीन फ्री पाथ होता है। तो मीन फ्री पाथ को हम लेमडा से शो करते हैं और इसकी वैल्यू है 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा ये पर यूनिट वॉल्यूम है, टोटल नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और d है डायमीटर ऑफ द ईच मॉलिक्यूल। ये d जो है डेंसिटी नहीं है, डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये बातें ध्यान रखनी है। 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, d है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें थोड़ा ही फेरबदल भी हम लोग करेंगे अब क्योंकि यहां पर देखिए अब हेडिंग ही पड़ी है, रिलेशन बिटवीन मीन फ्री पाथ इस लैम्डा टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। यहां पे इसी चिंता हम लोगों ने नहीं की थी, सीधे लिखा हुआ था। अब ये रिलेशन को स्टैब्लिश करके एक नया फॉर्मूला पैदा कर लेते हैं हम लोग। ये तो फॉर्मूला जो पीछे लिखा था वो हो गया बेटा। इसमें हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है m इंटू एन के बराबर हो जाएगी। m है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 में, तो ये डेंसिटी हो गई m इंटू 1। एक वॉल्यूम में कितना मास होगा वही डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू mn, और यहां n की वैल्यू हो गई रो अपॉन m। इस आप n को n की जगह रो बाई m पुट कर दीजिए, रो नीचे m ऊपर चला जाएगा। अगला देखिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू m, रो नीचे m ऊपर। अब 1 मोल गैस के लिए हम इक्वेशन जानते हैं PV इज इक्वल टू RT। इससे खेल लेते हैं, प्रेशर लिखोगे तो RT बाई V लिख दिया, N बाई V लिखा और एक N से और डिवाइड कर दिया, N है एवोगाड्रो नंबर, और ये R बाई T को हम लिख देते हैं क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप पहचान चुके हैं। और N बाई कैपिटल N एवोगाड्रो नंबर था, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया, फॉर 1 मोल कह दीजिए, या V से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वॉल्यूम ही आ गया। N बाई V को N लिख दीजिए और KB इंटू T, यहां पर N की वैल्यू क्या आ गई, P। यहां से देखिए इसको और इसको, तो N की वैल्यू हो गई P अपॉन KBT। अब इस N की वैल्यू ये जो हमने रखी थी वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये P अपॉन KBT। अब यहां पर देखिए जो N आ रहा था रो बाई M था या यहां पर N था, यहां पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो स्मॉल n की, तो स्मॉल n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये फॉर्मूला हमारे फिर काम का बन जाता है। तो लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर √2 पाई डी स्क्वायर, का मतलब डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, P है प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आपको पकड़ना होगा जिससे फ्री मीन पाथ निकाल पाए। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। जैसे मैंने बोला है, अगर आप इतनी पढ़ाई कर लेते हैं जो मैं करा रहा हूं तो नीट का हर सवाल यहीं से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, इतना ही सफिशिएंट है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस ही आपको करवा रहा हूं, कुछ बाहर से नहीं आने वाला। तो आप इसको फॉलो करके निश्चिंत हो सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आप लगाते रहिए जिससे आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन लगा पाए। ठीक, तो इसका देखते हैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मीन फ्री पाथ of the molecules of two gases if the ratio of the number density per centimeter cube of the gases is 5:3,
एंड द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स 4/5। तो यहां पर देखिए रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी जो लिखा है, यानी n1/n2 की वैल्यू दे रखी है 5/3, नंबर ऑफ रेशियो डेंसिटी हो गई, पर सेंटीमीटर क्यूब इतना है तो यही रेशियो पर मीटर क्यूब भी आएगा। और डायमीटर की बात करें तो वो बोल रहा है 4/5, ये गिवन है। हम मीन फ्री पाथ का जानते हैं, अगर मैं बात करूं तो λ1 को लिख सकता हूं 1/√2 पाई n1 d1 स्क्वायर, और अगर λ2 की बात करूं तो 1/√2 पाई n2 d2 स्क्वायर। अब यहां पर अगर λ1 मीन फ्री पाथ का रेशियो ले लूं तो ये वैल्यू रखेंगे, काफी वैल्यू कट जाएगी, n2/n1, और इसी तरीके से आ जाएगा d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर। n2/n1 यानी इसका उल्टा आप रखोगे तो 3/5, d2/d1 इसका उल्टा तो 5/4 का होल स्क्वायर, यानी 5/4 दो बार लिख दो, 5 से 5 कट गया तो 15/16 आ गया, और ये दैट इज द आंसर। λ1 is to λ2 15:16। और इसी तरीके से आपके यहाँ खूब सारे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं नीट में, और आप कर भी लेंगे, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए जो, और ये सब चीजें फिंगर टिप्स पे आ जाए। इतना रिवीजन से आती है, नोट्स एंड रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, कम से कम 10 रिवीजन। बाकी आप जितना, एक मैं लड़की का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें 720 में 720 आए थे, उसने बायो का रिवीजन 20 बार किया था। तो आप जितना ज्यादा रिवीजन करें, और सही है वो, क्योंकि वो बात बिल्कुल हमारे दिमाग से सही निकलती है। कोई भी टॉपर बच्चा कुछ भी बोले तो हमें मान नहीं लेना है, हम उसको कह नहीं सकते तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि जो सक्सेसफुल है ना उसकी आप किस मुंह से कह दें आप गलत बोल रहे हो, नहीं कह सकते। कभी कभी तो देखिए एक ही टॉपर की बच्चे कई कोचिंग वाले छाप देते हैं, हमारे यहाँ भी पढ़ा, हमारे यहाँ भी पढ़ा, हमारे यहाँ भी पढ़ा, हमारे यहाँ, अब इसको क्या कहेंगे आप, है ना। और आप इसको क्लेम करने जाएंगे तो बच्चा भी कह देगा, क्योंकि बच्चा ऐसे ही नहीं बोल रहा है कि हम 4 कोचिंग में पढ़े, उससे कोचिंग वाले जो बंदे हैं वो अपना समाधान ढूंढ लेते हैं, उस बच्चे का भी इंटरेस्ट फुलफिल करते हैं, अपना भी फुलफिल करते हैं। तो बच्चे के पास जाएंगे तो कह देगा यहाँ पे मैं फिजिकल कोचिंग करता था, क्लासरूम करता था, बाकी 3 कोचिंग से मैंने डिस्टेंस लर्निंग की है, हो गया काम, पढ़े, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये खेल है। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि टॉपर बच्चा जब भी आपसे कुछ बोल रहा हो, आंख बंद करके नहीं समझ लेना है, आपको अपने दिमाग पे प्रोसेस करना है कि ये जो इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं क्या वाकई हमारी परफॉर्मेंस को इनहेंस करेगी, या इनके लिए सही हो सकती है, मेरे लिए नहीं बैठेगी। विराट कोहली थोड़ी कह देगा कि नहीं भैया धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारता तो हम भी मारेंगे, आउट हो जाएगा वो, उसके लिए सुटेबल नहीं है। जबकि धोनी तो सच्चाई में दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर मार रहा है, और वो बच्चा सच्चाई में 20 घंटे पढ़ता था, 24 में नहीं पढ़ता था, मुझे क्या मालूम, वो बोल रहा है तो हम झूठ नहीं कह सकते उसको, क्योंकि टॉपर बच्चा है। आप समझ रहे हैं ना। तो दिमाग अंधभक्ति ना कीजिए किसी कीमत पर कि ये फला बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहा है यही सही है, बड़े टीचर बोल रहे हैं यही सही है, ये टॉपर बच्चा बोल रहा 720 में 720 वाला यही सही है। अपने दिमाग में प्रोसेस कीजिए इस इंफॉर्मेशन को, और देखिए आपके लिए क्या सुटेबल है। उनको गलत ना कहिए आप, क्योंकि वो हो सकता है उनकी कहीं और कहानियां होंगी, लेकिन आपको रियल सेंस में फायदा लेना तो अपने को टाइट्रेट कर लीजिए, और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे तो शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे। खैर आप इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद नोट करने के बाद 3 क्वेश्चन चैलेंज का वक्त आ जाता है, जो आप करेंगे और मजा आएगा। तो ये रहा 3 क्वेश्चन चैलेंज मैं दिखा रहा हूं। इसमें इन 3 क्वेश्चन चैलेंज में आज के टॉपिक में जो पढ़ाया, अगर उसको आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये तीनों सवाल बन जाएंगे आपके। तो मुझे आपके सवाल का वेट रहेगा। यहाँ पे चैप्टर 14 पार्ट 2 लिखा है, जिससे इसका एक्सप्लेनेशन आप पूछें कि सर भेज दीजिए टेलीग्राम पर, तो मैं भेज सकूं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन, इसको निकालिए, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। आंसर्स के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये रहा बेटा पहला सवाल, ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल है। तो मैं हट जाता हूं, इसको आप पढ़ लीजिए। 5 सेकंड का वक्त आपको दे देता हूं, उसमें पॉज कर सकते हैं, आराम से शांति से आप पढ़ सकते हैं। 5 सेकंड हो गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, चैलेंज नंबर 2। और ये रहा आपके सामने चैलेंज नंबर 2। मैं हटता हूं, 5 सेकंड इसके लिए भी ले लीजिए आप,
और फिर हम लोग इसको पॉज कर सकते हैं, 5 सेकंड में वक्त मिल जाता है और आप उससे करके इसके आंसर को आप पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल, और देखते हैं 5 सेकंड फिर में आप ले ले बेटा और इसको पॉज कर लीजिए, जिससे कि पॉज करके नोट करके आपको करने का मौका मिल जाए। तो मेरे ख्याल से आप इसको कर पाए होंगे। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का कि क्या इसका सवाल निकला, और कहीं पर अटक जाइए ना निकलिए तो फिर से आप इन लेक्चर को देखिए कि क्या चीज हमसे मिस हो गई। निकलेगा अगर लेक्चर पूरा समझ में आया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस ही मैं पढ़ा रहा हूं। तो एवरीथिंग विल बी डन हियर। आप इतना ही पढ़ लीजिए, काफी है। प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस लगा सकते हैं। टॉप क्वालिटी कंटेंट है, आप कोटा में भी पढ़ रहे होंगे, तो ये आप उससे मैच करेगा कंटेंट, या उससे कई दशाओं में सरल एक्सप्लेनेशन आपको मिलता दिखेगा। ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे हो, ये बेटर कंटेंट उससे होने ही वाला है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही आप, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।